गुड इवनिंग सभी साथियों को, बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में, राघव सर की लूसेंट की कक्षा में। और आज देख रहे होगे कि हमने ऑलरेडी मास्क पहना हुआ है। और मास्क इसलिए नहीं पहना है कि आपको दिखाना था, मास्क इसलिए पहना है क्योंकि अगर जान है तो पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है, और तभी हम परीक्षा पास कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मास्क पहनना इसलिए उचित है, मेरे लिए पढ़ाते वक्त आपको लग रहा होगा सर यहाँ कौन है, बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एडिटर टीम होती है, सर लोग होते हैं, तो सभी लोग होते हैं। भाई साहब अपनी सेहत का तो ख्याल रखना ही है साथ में और सभी लोगों की सेहत का जरूर ख्याल रखना है। अगर ये मान लो कि हम, सर कैमरा बंद हो गया वहाँ पे, एक सेकंड बेटा, शायद कैमरा बंद हो गया, बट कोई बात नहीं, स्टार्ट होता है। यहां से ऑन करिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को वापस से हम दिखने लगे होंगे, है ना। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखो, किसी भी नेता के चक्कर में मत पड़ो, वरना मित्रों मित्रों करके पितरों के पास पहुंच जाओगे। तो इसीलिए याद रखो, आपको अपना ख्याल स्वयं रखना है, ठीक है। और स्वयं अगर अपना ख्याल रखोगे तो आपसे मिलने वाले जो होंगे और साथ में जितने भी, ये मान लो जो परिवार के सदस्य हैं, वो सब सुरक्षित रहेंगे। और जब इसी प्रकार सभी लोग थोड़ा सा सुरक्षा का ध्यान रखेंगे ना, तो ये मान लो पूरी की पूरी एक चैन बन जाएगी। कोरोना वायरस को तोड़ने में बिल्कुल एक बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि कोई सरकार प्रेजेंट टाइम में साथ नहीं दे रही है। सब लोग अपने अपने फायदे के लिए चुनाव केवल करवा रहे हैं। चुनाव होंगे, टाइम पे होंगे, उनमें कोई कमी नहीं आएगी। सिर्फ बाकी सारे काम में प्रॉब्लम आएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे लोगों को, चिकित्सा सुविधा भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। भाई साहब ऐसी मूर्ति का हमें क्या करना, जो मूर्तियां बनी बनी फिरी, हर सरकार की बात बता रहे हैं। एक प्रकार से लोकतंत्र पूरी तरह मर चुका है, पूरी तरह लोकतंत्र मर चुका है। बहुत लोग सभी पार्टियों कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। यहां पर कोई किसी का नहीं रह गया, बस अब यह जनता खुद जी ले और अपनी जिंदगी बचा ले, वही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। चलो तो साथियों, सभी लोग फटाफट आ जाओ जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया। चंपारण से राकेश रोशन, गुड इवनिंग। अंकित यादव, रोहित, मोहित, मां सरस्वती स्टडी पॉइंट, तुलसी आई, धर्मेंद्र, सानू यादव, अमृत रजक, नीतू, धर्मेंद्र, गुनगुन, विनीत, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरुण कुमार, बिल्कुल। संजनी पटेल, हाँ आज अर्जुन जी कहने लगे कि सर जी आज राष्ट्रकूट वंश चलने वाला है। बिल्कुल, देखो यूनिट नंबर 22 ही है, लूसेंट की कक्षा है। और कल हम लोगों ने पल्लव वंश के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज पल्लव वंश के बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रकूट वंश। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, फटाफट वीडियो क्या कर दें, लाइक कर दें और अपने साथियों में एक बार दम लगा के शेयर कर दें कि चाहे जितनी विषम परिस्थिति हो, यहां पर बिल्कुल लास्ट समय तक आपको पढ़ाया जाएगा। आप देख ही रहेंगे, अंबुज सर तो बिल्कुल सुबह आर.एस. अग्रवाल, शाम को एस.डी. यादव कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, एक भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, क्योंकि शिक्षित समाज ही देश को बदल सकता है, ना कि अनपढ़ लोग, नेता लोग। वो सिर्फ वोट मांगेंगे हमने फायदे के लिए, बट अगर आप शिक्षित हो गए तो शिक्षित होकर समाज को आप बदल सकते हो, ये वादा है। तो इसलिए शिक्षा के लिए आप लोग पढ़ते रहो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। पप्पू जी कह रहे हैं मास्क खोलकर पढ़ाइए। आई एम सॉरी बेटा पप्पू जी, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे मुझे अपने साथ साथ सब कर्मचारियों का ख्याल रखना है, ठीक। ऐसा नहीं कि मैं अपने फायदे के लिए, अपनी वॉइस अच्छी आने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए मैं आपको मास्क खोल के पढ़ाऊं, मुझे कोई मैटर नहीं करता। चलो हाँ, शुरू किया जाए पढ़ना। बिल्कुल, सब लोग हेडिंग लगा लो। लूसेंट की यूनिट नंबर 22 है, सेम यूनिट है।
कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि पल्लव वंश के बाद जो अगला वंश होगा वो होगा राष्ट्रकूट वंश। जल्दी इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोग, हेडिंग लगा लो सभी साथी, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। चलो राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखते हैं जबरदस्त अंदाज में, एक बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आपको हमने कल मैप में अच्छे से बताया था कि हम लोग पढ़ रहे थे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें हम लोगों ने कल यहाँ पे पढ़ा था, एक तमिलनाडु में पढ़ता जगह एक वंश पढ़ा था हम लोगों ने, उसका नाम था पल्लव वंश। और जो पल्लव वंश है वो तमिलनाडु में पड़ता था, कहां पर, तमिलनाडु का था। और पल्लव वंश की जो कैपिटल थी, इसकी जो कैपिटल थी उसका नाम था कांचीपुरम। क्या नाम था, कांचीपुरम। क्लियर हो गई बात, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात हम आपको बताने जा रहे हैं आगे। भाई साहब देखो, तुमसे ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही, क्योंकि मास्क पहनकर बार बार बोलना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उसी में मैं ब्रीथिंग भी लेनी, उसी में मुझे बोलना भी है। बट कोई दिक्कत नहीं, उस कठिनाई को मैं झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना हो। आपका केवल काम पढ़ना है, पूरी लूसेंट खत्म होगी। वीडियो को शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा फटाफट सभी लोग लाइक करना, ठीक है। चलो जितने लोग देख रहे हो सब लोग लाइक कर देना, सब लोग वीडियो को शेयर करना। तो भाई साहब पल्लव वंश की राजधानी का नाम था कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में था। अब इसी के साथ साथ हमने एक पैरेलल बताया था, यहां पर पड़ेगा एक महाराष्ट्र, यहां पर पड़ेगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक वंश है जिसका नाम है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश जो है आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात, इस राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, सबसे पहले तो आपको पेपर में पता होना चाहिए कि फाउंडर कौन है। तो इस राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर का नाम कल हमने याद करवाया था, जिसका नाम था दंतिदुर्ग। क्या नाम था, दंतिदुर्ग। अब बात आती है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। तो कल ही हमने बताया था, मनकिर चाहे कह लो या मान्यखेत कह लो, चाहे मनकिर कह लो चाहे मान्यखेत कह लो, बात एक ही है। ये पड़ता कहां पर है, ये पड़ता है सोलापुर। और सोलापुर कहां पड़ता है, सोलापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। सोलापुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। मनकिर या मान्यखेत इसकी राजधानी थी, किसकी, राष्ट्रकूटों की। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी पता चल गई, राष्ट्रकूटों की संस्थापक पता चल गए। इतनी बात उम्मीद करते दिल दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते पल्लव वंश पढ़ने के बाद राष्ट्रकूट के संस्थापक हमें पता चल गए, जिनका नाम था दंतिदुर्ग, और जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई मनकिर या मान्यखेत को। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मनकिर या मान्यखेत पड़ता कहां था, तो सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता था। बहुत बढ़िया। हेलो बेटा, सभी लोग शेयर करते रहना, ठीक है। चलिए, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, परेशान न हो। अभी पहले एक बार पूरे के सारे वंश पढ़ लो, उसके बाद पैरेलल बनाऊंगा कि किसके पैरेलल कौन सा कहां पर राजा शासन कर रहा था। क्लियर है। तो चीजों को एक बार लय में आने तो दो, जब लय में आ जाएंगे हम लोग पूरा एक एक कर लेंगे, क्यों परेशान होगा। चलिए बहुत बढ़िया। सर मेरा बेटा, उसको आपके रिकॉर्डेड क्लास से लूसेंट पढ़ने को बोलूंगा, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू विवेक जी। चलिए, अरे लूसेंट से फायरमैन का एग्जाम क्या, पीसीएस प्री का एग्जाम निकल जाएगा, भरोसा रखो इस मास्टर पे, भरोसा रखो। सिर्फ आपका भरोसा सफलता की कुंजी है, ये मान लो। और अगर आप एक बार भरोसा रख ले गए, हम विश्वास दिला रहे हैं, जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, उस दिन हमारा नाम जरूर लोगे एक बार, भले ही धोखे से लो लेकिन लोगे जरूर, ठीक है। चलो फिर आगे देखो, इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब दंतिदुर्ग के बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि इसने इंपॉर्टेंट काम किया क्या। तो एक जगह पड़ती जिसका नाम है उज्जैनी, उसका नाम क्या है, उज्जैनी। और जो उज्जैनी है वो अवंती की राजधानी थी, 16 महाजनपद में पड़े थे। तो उज्जैनी में इसने एक काम किया था इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं हिरण्य गर्भ।
हिरण्य गर्भ। अब तुम कहोगे हिरण्य गर्भ क्या होता है, तो हिरण्य गर्भ याद रखिएगा एक यज्ञ का नाम था, एक यज्ञ का नाम था, क्या, हिरण्य गर्भ। तो हिरण्य गर्भ जिसको कहते थे हिरण्य गर्भ, ब्रैकेट में लिख लो महादान, सबसे बड़ा दान होता था और इसका नाम था यज्ञ। तो पेपर में प्रश्न आता है कि किस वंश के राजा ने एक उज्जैनी में हिरण्य गर्भ यज्ञ करवाया था, तो बच्चा बच्चा बता ले जाएगा कि राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे जिनका नाम था दंती दुर्ग, उन्होंने उज्जैनी नामक स्थान में एक हिरण्य गर्भ की यज्ञ करवाया था, हिरण्य गर्भ यज्ञ, जिसको महादान के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको बड़े अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी। फिर भाई साहब समझो बहुत ध्यान से, क्या समझोगे, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा ना भाई साहब, मजा आएगा बिल्कुल। आपका भी नाम ले लिया, विनीत अंबेडकर जी। हाँ, बस आपको सपोर्ट इतना करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उससे ज्यादा आपको कोई काम नहीं है। लाइक करना, शेयर करना, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं। पूरी टेंशन राघव सर लिए है और राघव सर ही आपकी नैया पार लगाएंगे, परेशान ना हो। मेहनत आप करोगे, ठीक है, बाकी तरीका मैं बताऊंगा, गाइड मैं करूंगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद जो आगे देखते हैं राष्ट्रकूट में, वो क्या देखते हैं तो समझना भाई साहब, वो देखते हैं हम लोग बहुत अच्छे से कि राष्ट्रकूटों के प्रमुख शासक हुए, जिनका नाम था कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। सब भूल जाओ, केवल हमको एक एक शासक जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछा जाता, उसमें पढ़ना है, उसमें दिमाग लगाना, बाकी सब हमें छोड़ देना है। तो बात समझना, दंत दुर्ग के बारे में समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जिनका नाम था दंत दुर्ग। सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई मनकिर या मान्यखेत को बनाया, सोलापुर महाराष्ट्र में जगह पड़ती थी। क्लियर है? तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे देखो कि पल्लव वंश जो तमिलनाडु में पड़ता था, उसकी राजधानी कांचीपुरम, दंत दुर्ग ने उज्जैनी में एक हिरण्य गर्भ नामक यज्ञ करवाया, जो महादान के रूप में जाना गया। फिर अगला यहाँ पे शासक देखते, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले हम शासक देखते कृष्ण प्रथम के बारे में। तो कृष्ण प्रथम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जबरदस्त अंदाज में, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। जब तुम समझोगे नहीं कि मतलब मास्क पहनकर पढ़ाना कितना टफ काम है, उसे बोलना, ठीक है, मतलब तकलीफ होती है थोड़ा सा, लेकिन वही है, सुरक्षा का ख्याल रखना है। बीच में मैं इसको हवा भी लूँ, क्योंकि बाहर भी थोड़ी हवा चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू बोल रहा हूँ ना मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, 7 बजे का टाइम है, स्क्रीनशॉट हो गया तो ले लो स्क्रीनशॉट भाई साहब। फिर बात करेंगे हम लोग कृष्ण प्रथम के बारे में। तो कृष्ण प्रथम के बारे में बड़े जबरदस्त अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो, अब हम लोग इसको कर लेते थोड़ा सा छोटा। छोटा करने के बाद इसको भेज देते, इधर भेज दिया, एक पॉइंट और छोटा करते हैं। चलो, अब इधर लगा देते, जो अगला शासक है उसका नाम है कृष्ण प्रथम। दंत दुर्ग के बाद जो अगला शासक महत्वपूर्ण है, उसका नाम है कृष्ण प्रथम। क्लियर है? अब कृष्ण प्रथम के बारे में जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में सभी लोग बाहर गए हुए हैं, तो कृष्ण प्रथम के बारे में जो हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, तो सब बात समझना। कल हमने आपको बताया था कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो कांची का कैलाश मंदिर हमने कल अच्छे से बता दिया था। ठीक, आज जो बताने जा रहे हैं वो एक बताने जा रहे हैं एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया, तो बनवाया कृष्ण प्रथम ने, एलोरा का कैलाश मंदिर। तो भाई साहब सभी लोग याद रखिएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया, तो एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया कृष्ण प्रथम ने। क्लियर? अब जो ये एलोरा है, ये एलोरा और एलिफेंटा के नाम से
गुफाएं हैं। और ये गुफाएं कहां पर हैं? तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये पेपर में तो प्रश्न बहुत आता है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। किस वंश का राजा था? राष्ट्रकूट का। अब यही बात आएगी एलोरा एवं एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं किस वंश के राजा ने बनवाया? तो आप आराम से बता सकते हो, राष्ट्रकूटों के वंश ने राजा ने बनवाया। और इन गुफाओं में हमें क्या देखने को मिलेगा? पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, परेशान ना हो भाई साहब, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, परेशान मत हो बिल्कुल भी। तो देखो इन गुफाओं में क्या देखने को मिलेगा? तो एलोरा एवं एलिफेंटा की, तो इन गुफाओं में जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा बौद्ध धर्म की गुफा भी है। और इन गुफाओं में एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफा की संख्या टोटल कितनी? टोटल संख्या है 34। कितनी बताई गई? 34 बताई गई। क्लियर? जिसमें 1 से 12 किस धर्म के बारे में है? बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, ठीक। फिर 13 से लेकर 29 हिंदू धर्म के बारे में बताता है। और भाई साहब हिंदू धर्म में शैव धर्म भी आ जाता है, साथ में वो भी आ जाता है, ठीक है। शैव धर्म भी आ जाता है, वैष्णव धर्म भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें। उसके बाद भाई साहब यहां पे 30 से लेकर 34 ये किस धर्म के बारे में बताता है? ये बताता है जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म। तो पेपर में एक बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया कि बताओ एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाओं में किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? तो सब बच्चों ने बता दिया आंख बंद करके कि एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाओं में जो हमें किस धर्म के बारे में पता चलता है, वो बौद्ध के बारे में भी पता चलता, वो हिंदू के बारे में भी, और वो जैन के बारे में भी पता चलता। इतनी बात उम्मीद करते आपको पता चल गई कि एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं में किन 3 धर्मों के बारे में है? तो बौद्ध, हिंदू, जैन। क्योंकि तीनों गुफाओं में ये जो है फेमस है, ये तीनों धर्म के लिए गुफाएं फेमस है। इन्हीं में से याद रखिएगा, एक नंबर है 10 नंबर गुफा, नंबर उसका नाम है 10 नंबर गुफा, जो किसके अंतर्गत आएगी? बौद्ध। तो 10 नंबर गुफा पूछी जाती, किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा उसको विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानते हैं, 10 नंबर गुफा। क्लियर? तो इस प्रकार एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा एवं एलिफेंटा के बारे में अच्छे से दिमाग में चीजें बस गई होंगी, याद भी हो गई होंगी। बिल्कुल, चलिए चलो बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, तो इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर के निर्माण करता है, और जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो बनवाया किसने? वो बनवाया राष्ट्रकूट वंशों ने। और जो कांची का कैलाश मंदिर है वो बनवाया पल्लव वंश के राजा ने। दोनों में बस इतना माइनर सा डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, आवाज नहीं आ रही? आवाज चेक कर लीजिएगा जरा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज चेक कर लीजिएगा। और सभी बच्चों से मैं बताना चाहता हूं कि सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल क्लियर। दिव्या उपाध्याय जी ने कहा सर मास्क लगा लीजिए। मास्क मैं ऑलरेडी लगाए हुए बच्चा, बस फर्क इतना है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में सब लोग बाहर चले गए हैं, और थोड़ा सा अब भैया ना कंटिन्यू बोलना एक टप अपने आप में बात है। आप कभी पहन के कंटिन्यू बोलिएगा तो आप बताइएगा, मैं जिसमें मुंह और नाक दोनों बंद है, जो मैं बोल रहा हूँ वही वापस फिर में लेना पड़ता है, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए ब्रेक कर देता हूँ। बाकी मैं खुद आपसे ज़्यादा सेफ्टी रख रहा हूँ, ठीक है? हमें खुद बच्चों की बहुत परवाह है। हाँ, लूसेंट पढ़ा रहे हैं, आवाज़ आ रही? बिल्कुल आ रही। चलो, इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। और आज एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहे हैं, इतनी गजब की चीज़ बताएंगे कि तुमको खुद मज़ा आ जाएगा। ये क्या हुआ?
सर देखिएगा वो बिल्कुल। चलिए, तो एक इतनी बढ़िया जबरदस्त बात है, कृष्ण प्रथम के बारे में समझ में आ गया। अब कृष्ण प्रथम के बाद जो अगले शासक है उनका नाम है ध्रुव, उनका नाम है ध्रुव। तो अब हेडिंग लगा लेते हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव, ध्रुव के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या जानते हैं तो देखो, पहली बात तो ध्रुव का एक पेपर में प्रश्न आता है कि धारा वर्ष के नाम से जानते थे। धारा वर्ष किसे कहते हैं? तो ध्रुव को हम लोग धारा वर्ष के नाम से जानते हैं। क्लियर है? दूसरा प्रश्न क्या आता है ध्रुव के बारे में? एक यहां पढ़ता था कन्नौज, ठीक, और 3 जगह के शासक थे। एक यहां पड़ता था मालवा जो मध्य प्रदेश में, यहां के शासक थे जिनका नाम था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार यहां थे। और एक बंगाल में पड़ता था जिसका नाम था पालवंश, और एक थे इधर राष्ट्रकूट। भाई साहब उस समय प्राचीन इतिहास में, चलो, तो प्राचीन इतिहास में उस समय जो कन्नौज स्थान पड़ता था वो बहुत ही धनाढ्य, एक प्रकार से समृद्ध कह सकते हो कि कन्नौज बहुत ही ज्यादा संपन्न क्षेत्र हुआ करता था। तो इसलिए राष्ट्रकूट में उस समय राष्ट्रकूटों का राजा कौन हुआ करता था? जिसका नाम था ध्रुव। पाल की तरफ से राजा कौन था? पालवंश। पालवंश का राजा कौन कर रहा था? कौन बना बैठा था? उसका नाम था धर्मपाल। और एक था गुर्जर प्रतिहार, और उसमें गुर्जर प्रतिहार का जो वंश था उसका राजा कौन था? उसका नाम था वत्सराज। और राष्ट्रकूट का राजा कौन था? राष्ट्रकूटों की तरफ से उसका नाम था ध्रुव। तो भाई साहब ये 3 राजा थे। तो पेपर में एक प्रश्न आता है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष क्या आता है? तो देखना, पेपर में लपेट के प्रश्न आता है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। तो बच्चे को याद नहीं होता और उसको कंफ्यूजन रहती है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब है त्रिपक्षी। कन्नौज का, तो कन्नौज का मतलब कन्नौज बहुत ही समृद्धशाली हुआ करता था प्राचीन काल में। तो कन्नौज के लिए एक प्रकार से लड़ाई, उसको हथियाना चाहते थे सब लोग। और कितने लोग थे? त्रिपक्षी मतलब 3 पक्ष। एक पक्ष था राष्ट्रकूट, एक वंश था, एक गुर्जर प्रतिहार और एक था पाल। तो पेपर में प्रश्न आता है कि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके मध्य हुआ? तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट, याद रखिएगा, यह हुआ राष्ट्रकूट, साथ में गुर्जर प्रतिहार और साथ में पाल वंश। तो पेपर में अभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई साहब कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए कितने वंश लड़ाई लड़ रहे थे? तो 3 वंश लड़ाई लड़ रहे थे। क्लियर है? बिल्कुल, इतनी बात समझ में आ गई। हां, पाल वंश के संस्थापक कौन? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, याद रखिएगा। पाल वंश के शासक थे गोपाल। बिल्कुल भाई साहब, शेयर करो, लाइक करो। शुभम सर का दीवाना कह रहा है। भाई साहब राघव सर के दीवाने कब कहेंगे कि लाइक करो शेयर करो? भाई साहब, हाँ, राघव सर के दीवाने कोई नहीं है यहां पे? कितने लोग राघव सर के दीवाने हैं? चलो, बहुत बढ़िया। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जो था 3 वंशों के बीच में था, एक राष्ट्रकूट, एक गुर्जर प्रतिहार और एक पाल वंश। और तीनों के शासक आपको याद रखने। राष्ट्रकूट की तरफ से कौन था? ध्रुव था।
गुर्जर प्रतिहार की तरफ से वत्सराज और पाल वंश की तरफ से धर्मपाल। बाकी पाल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम तो गोपाल था। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया। विनीत को समझ में आ गया, धर्मेंद्र को समझ में आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आरपी सिंह, गुर्जर और परिहार अलग अलग है ना? एक ही है, गुर्जर और प्रतिहार एक ही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब बता रहे कि राघव सर के दीवाने हैं सब। अरे भाई साहब अभी बन गए सब लोग। हाँ चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आपकी मेहनत को धन्यवाद गुरुजी, लेकिन आपके आवाज में एक राजनीतिक की आवाज। भाई साहब मैं कोई पॉलिटिकल नेता नहीं हूं, मैं एक सिर्फ शिक्षक हूं और बच्चों को सिर्फ दिशा निर्देश दे सकता हूं कि उनके भविष्य के लिए क्या सुंदर हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, वो तो बस ईश्वर की कृपा है। जो आपको आवाज राजनीतिक की लग रही होगी, बाकी मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, आज 500 प्लस जाएगा, परेशान ना हो। जब भाई साहब आप मेरी मेहनत को धन्यवाद देते हो तो सभी बच्चों को तो आपकी भी तो मेहनत को मैं धन्यवाद देता हूं। चलो तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष तो कुल मिलाकर रट गया होगा। कितने वंश थे भाई साहब? 3। कौन कौन? एक पाल वंश, एक गुर्जर प्रतिहार और एक राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट की तरफ से कौन था? तो राष्ट्रकूट की तरफ से थे ध्रुव। और भाई साहब पाल वंश की तरफ से कौन था? तो धर्मपाल। और गुर्जर प्रतिहार की तरफ से तो वत्सराज। तीनों रट के दिमाग में फीड हो गया। ठीक, तो ध्रुव के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। बहुत बढ़िया। हाँ लूसेंट पढ़ने में मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब बस बेटा दिल खुश कर रहे हो, तुम मेरा दिल लूट लिए। चलो तो ध्रुव के बारे में समझ में आ गया। तो ऐसा 2 शासक हमने सीखे, एक सीखे दंती दुर्ग और एक सीखा हमने ध्रुव के बारे में। तो और कृष्ण प्रथम के बारे में भी सीखा। तो भाई साहब पेपर में प्रश्न आ जाए, अजंता तथा एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो कृष्ण प्रथम ने। बच्चा बच्चा बोलेगा, अगर किसी ने भी बेईमानी की ना मैं उसको उड़ा के फेंक दूंगा, याद रखिएगा बिल्कुल। हाँ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एक गिलास पानी डिस्पोजल में दे देना। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई? बिल्कुल। बबलू चौहान, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, समझ में आ गया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ध्रुव के बाद। जब अगला है एक है गोविंद थर्ड, छोड़ दो उसके बारे में, बस इतना आता है पांड पल्लव गंग शासकों के संघ को नष्ट किया था, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। जो अगला इंपॉर्टेंट है उसका नाम है अमोघ वर्ष, उसका नाम लगा लो अमोघ वर्ष। जो अगला शासक है राष्ट्रकूटों का, उसका नाम है अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष के बारे में जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसने जो है सबसे पहली बात अमोघ वर्ष, तो अमोघ वर्ष ये जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को। क्लियर? दूसरी बात, अमोघ वर्ष ने 2 रचना की थी। एक रचना का नाम था कविराज मार्ग, कविराज मार्ग, इसकी बुक का नाम था किसकी? अमोघ वर्ष की। और एक रचना का नाम था प्रश्नोत्तर मल्लिका, प्रश्नोत्तर मल्लिका। तो ये 2 पुस्तकों के रचयिता कौन थे? अमोघ वर्ष। और सबसे बड़ी बात, यह किस भाषा में लिखे थे? तो ये लिखे थे कन्नड़ भाषा। अमोघ वर्ष ने किस भाषा में इन दोनों पुस्तकें लिखी थी? तो
कन्नड़ भाषा। अरे बेटा मास्क खोल देता हूं, बट कोई आ जाता है तो मास्क पहन लेता हूं, ठीक है। चलो बिल्कुल बेटा, खुश रहो। एम सिकरवार, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। भाई साहब खुश रहो, खुश रहो, सारी दुआएं आपको लगेंगी हमारी, ठीक है। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मल्लिका, अरे क्या बात है, मल्लिका तो है लेकिन प्रश्नों की भी और उत्तर की भी। वो व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने इस पुस्तक को लिखा होगा? तुम्हारी मल्लिका जीवन की भी बनेंगी कोई ना कोई। तो भाई साहब उसी प्रकार प्रश्नोत्तर की मल्लिका एक पुस्तक लिखने वाले कौन थे व्यक्ति? उनका नाम था अमोघ वर्ष। क्या था? अमोघ वर्ष ने लिख डाली पुस्तक प्रश्नोत्तर मल्लिका। और साथ में सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो कन्नड़ भाषा में लिखी। कौन सी भाषा में? कन्नड़, ठीक है। तो कन्नड़ भाषा में पुस्तक लिखी, कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका। तो दोनों ये भी क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे बड़ी बात मैं तुमको बता दूं, इनके दरबार में कवि भी रहते थे, दरबारी कवि। तो एक जो इंपॉर्टेंट कवि है उसका नाम है जिनसेन। जिनसेन। और साथ में एक रहते थे महावीराचार्य और एक रहते थे, बस दो ही याद रखो, एक जिनसेन और एक महावीराचार्य। सबसे पहले बात बता दें जिनसेन और महावीराचार्य के बारे में। जिनसेन का प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, बुक की? तो याद रखिएगा आदि पुराण। आदि पुराण के रचयिता कौन थे? उनका नाम था जिनसेन। क्लियर? फिर उसके बाद प्रश्न आता है महावीराचार्य की पुस्तक का नाम, तो याद रखिएगा गणित सार संग्रह। तो गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह याद रखिएगा महावीराचार्य ने लिखी थी और जिनसेन ने पुस्तक लिखी थी आदि पुराण। तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अरे भाई साहब थोड़ा सा दम लगा के शेयर करो, वीडियो को दूर तक पहुंचाओ। आज 500 लाइव का वादा किया है आपने, कहते नहीं है आज जुम्मा है, तो याद रखिएगा आज क्या है, आज तुमने 500 लाइव आने का वादा किया है। और आज दिन भी कौन सा है तो सब बच्चों को पता होगा, आज दिन है शनिवार, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त शेयर कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया शेयर तो कर रहे हो, लेकिन और लोग शेयर करो दबा के। तो इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने 2 उपाधि थी। अमोघ वर्ष की 2 उपाधि भी पेपर में पूछी जाती है। उन्हीं में से एक उपाधि का नाम था अंगुलीदान। क्या थी वो? उसका नाम था अंगुलीदान। और एक उपाधि थी जिसको कहते थे जल समाधि। देखो इनकी जो उपाधि है ये वाली जल समाधि वाली बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में एक बार नहीं 1000 बार पूछी गई। जल समाधि उपाधि इनकी क्यों पड़ी तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जल समाधि उपाधि इसलिए क्योंकि इन्होंने जो अपने प्राण त्यागे, वो प्राण क्या थे, तुंगभद्रा नदी में जल, तुंगभद्रा नदी थी मतलब जल था, उसमें इन्होंने समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया। किसने त्याग दिया? उन व्यक्ति का नाम था अमोघ वर्ष ने। जब तुंगभद्रा नदी में इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया तो इस प्रकार इनकी उपाधि का नाम पड़ गया जल समाधि। क्लियर? तो इस प्रकार ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, जल समाधि क्या है? बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। हाँ प्रिया मिश्रा ने अपना जो नाम लिखा है उसमें लिखा है प्रिया मिश्रा राघव सर की लाडली। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब हमारी लाडली भी बिटिया बनती जा रही हैं। क्या बात है, बड़ा दिल खुश कर देती हैं बिटिया आप सब। और आप सब बिटिया जब हमारे साथ हो तो मान लो कि अपने को कोई टेंशन नहीं,
क्योंकि जब बहनों का सहयोग मिल जाएगा तो एक भाई को यह समझ लो पढ़ाने में कोई समस्या आने वाली ही नहीं, क्योंकि बहनों का पावर बहुत तेज होता है। लेकिन सब भाइयों भाइयों कह रहे हैं, बहनों भाई साहब यहां पे बहन जो है सबसे ज्यादा पढ़ने में सीरियस होती है, वो फालतू की बकवास नहीं करती, सबसे अच्छी बात ये होती है बिल्कुल। इनके दो उपाधियां थी, एक का नाम था अंगुलीदान, भाई साहब अंगुलीदान इसलिए पढ़ा, अंगुली भी इन्होंने दान कर दी थी, क्लियर। और दूसरी उपाधि थी जिसका नाम था जल समाधि। इन्होंने अपने जो प्राण त्यागे वो तुंगभद्रा नदी में समाधि लेकर त्यागे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जल समाधि। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई साहब अमोघ वर्ष के बारे में हमने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। अब भाई साहब बात करेंगे इंद्र तृतीय के बारे में। फटाफट अब वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखो एक एक शासक बता रहा हूं और एक एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, सभी बच्चे कह रहे हैं राघव सर आपकी टक्कर का कोई नहीं जीएस में, अरे सब आप सबका प्यार है। और सबसे बड़ी बात कल देखना, यहां पे एक बच्चा कह रहा कि सर जी कल सब अपनी आईडी में नाम में सिर्फ यही लिख के आएंगे कि राघव सर के दीवाने और राघव सर की लाडली। अरे भाई साहब ये सबको तुम भड़का रहे हो क्यों? राघव सर के दीवाने लिखवाओगे और लाडली लिखवाओगे? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला जो हम पढ़ेंगे इसको हम तल लेते थोड़ा सा छोटा और इसको भेज देते थोड़ा सा यहां पे। चले जाओ बच्चा, चला गया। फिर अगला जो है वो है इंद्र तृतीय। अमोघ वर्ष के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंद्र तृतीय के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। अभी एक बार पहले राजा रिवाइज करवा दूं राष्ट्रकूट के। तो राष्ट्रकूट के जो पहले राजा थे उनका तो आपने नाम पढ़ा ही है, वो संस्थापक ही हैं, जिनका नाम है दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग एक संस्थापक आता है। और दूसरी बात आता है कि इन्होंने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। और इसके बाद जो अगला शासक पढ़े वो हम लोग पढ़े कृष्ण प्रथम के बारे में, जिन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, सबसे महत्वपूर्ण। और कैलाश मंदिर में टोटल एलोरा वाले वहां पे जो एलोरा में है टोटल गुफाएं हैं जिनकी संख्या 34, जिनमें 1 से 12 तक का बौद्धों के लिए है, 13 से 29 एक प्रकार से हिंदुओं के लिए है, और भाई साहब 30 से लेकर 34 जैनों के लिए। तो इस प्रकार पता चलता है हिंदू का मतलब शैव और वैष्णव दोनों हो गए। तो इससे पता यह चलता है कि जो गुफाएं हैं उसमें हिंदू बौद्ध जैन सभी धर्मों के बारे में है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। कोमलपाल आपका भी नाम हमने ले लिया। कृष्ण प्रथम के बाद जो अगला शासक हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा ध्रुव के बारे में। और ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में ये ऐसे शासक थे जिनके समय में जो एक प्रकार से कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज में एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश तथा राष्ट्रकूट तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। जिसमें जो राष्ट्रकूटों की तरफ से थे उनका नाम था ध्रुव, और जो गुर्जर प्रतिहार की तरफ से थे उनका नाम था वत्सराज, तथा पाल वंश की तरफ से थे धर्मपाल। तीनों भिड़ गए, इसीलिए पड़ गया त्रिपक्षीय संघर्ष। उसके बाद बच्चा मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े जबरदस्त अंदाज में, ध्रुव के बाद जो हम लोगों ने अगला शासक पढ़ा वो पढ़ा अमोघ वर्ष के बारे में। और अमोघ वर्ष के बारे में भी हमें चीजें पता चल गई। तो इतने 4 शासक पढ़े और अमोघ वर्ष के बारे में पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट है अंगुलीदान तथा जल समाधि इनकी उपाधि थी। और इन्होंने खुद रचना की थी कविराज मार्ग की तथा प्रश्नोत्तर मल्लिका की। और दोनों ये भाषा थी कन्नड़ भाषा। और कवि इनके दरबार में थे जिनका नाम था जिनसेन और दूसरे का नाम था महावीराचार्य। और जिनसेन की पुस्तक का नाम आदि पुराण था और महावीराचार्य की गणित सार संग्रह था। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इंद्र तृतीय के बारे में समझो। इंद्र तृतीय के बारे में समझो, इनके दरबार में एक अरबी यात्री आया था। इनके दरबार में जैसे हर्षवर्धन के दरबार में हुएन सॉन्ग आया था,
और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फायान आया था। इसी प्रकार इनके दरबार में एक अरबी यात्री आया था जिसका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी, और अल मसूदी के बारे में मैं आपको बता दूं, इसने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को, इसने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक बताया। तो पेपर में प्रश्न आता है कि किस व्यक्ति ने यह कहा था कि राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं वो पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक हैं? यह कहा था अल मसूदी ने, जो अरबी यात्री था। और किसके दरबार में आया था? यह आया था इंद्र तृतीय। और इंद्र तृतीय किस वंश के राजा था? तो यह राजा था भाई साहब, याद रखिएगा, यह था राष्ट्रकूट वंश का। तो अमोघ वर्ष के बाद जो अगले शासक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया वो कर लिया इंद्र तृतीय के बारे में। इंद्र तृतीय के बारे में बड़े अच्छे से चीजें दिमाग में बैठ गई होंगी। जो अब हम लोग अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कृष्ण तृतीय के बारे में, और ये राष्ट्रकूटों का सबसे अंतिम महान शासक होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, एक बच्चा कह रहा था सर जी मुझे तैयारी करनी रेलवे ग्रुप डी की, और आप पढ़ा रहे हो थोड़ा डिटेल में जो पीसीएस लेवल का हो जाएगा। मैं उस बच्चे को आगाह करना चाहता हूं, भाई साहब कभी छोटी इमारतें मत देखो, बड़ी इमारत देखो। और अगर बड़ी इमारत पे चढ़ गए, ठीक है, बड़ी इमारत पे चढ़ गए तो नीचे गिरोगे कोई ना कोई मिल जाएगी, लेकिन अगर छोटी से गिरोगे सीधा जमीन ही मिलेगी। याद रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आपको इंद्र तृतीय के बारे में भी समझ में आ गया होगा। जैसे तुमसे पूछा जाए हुएनसांग किसके दरबार में, बच्चा बच्चा बोलेगा यात्रियों का राजकुमार था हुएनसांग, और इसको कहते थे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। यह आया था हर्षवर्धन के दरबार में। क्लियर? और इसी तरह प्रश्न आ जाए अल मसूदी किसके दरबार में? अल मसूदी था अरब का यात्री, हुएनसांग था चीनी यात्री। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए फायान किसके दरबार में आया, तो फायान जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, ऑल एग्जाम स्टडी है। कोई हमसे ये नहीं कहेगा सर जी ये एसएससी जीडी है कांस्टेबल है, भाड़ में गए सारे एग्जाम, अपना का फंडा है भाई साहब जीएस सिखाना है, भाड़ में गए सारे एग्जाम, कोई एग्जाम टारगेट नहीं, केवल जीएस सीखो हमसे। और जीएस सीखने के बाद पेपर कोई कहीं पर भी बैठ जाओ, तुम्हारे सारे टिक टकाटक लगेंगे। जब ना लगे तब मुझसे तुम अपनी शिकायत करना आके। क्लियर है? बस इतना मान के चलो तुम। चलो आज तो तुम लोग लाइक शेयर करके 500 करने वाले हो, कर दोगे हमें पता है, क्योंकि आज से तो लाडली और दीवाने बन गए हो। ठीक, तो बच्चे जब दीवाने लाडले तो भाई साहब राघव सर भी आपके लाडले हो गए। चलो बहुत बढ़िया। गजब का मौसम है आज बिल्कुल। दीपक प्रजापति आप करवन उन्नाव से बोल रहे हो, आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपको बेस्ट ऑफ लक। आप तैयार करिए और विश्वास मानिएगा जब आप पेपर दीजिएगा तो पीसीएस हो चाहे आईएएस प्री में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सत्या जायसवाल ऐप पर तो अलग ही लेवल है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब, अब बात करते हैं कृष्ण तृतीय के बारे में। तो इसको ऊपर उठाते, चल मेरे बच्चा। जो अगला शासक है उसका नाम है कृष्ण तृतीय। और याद रखिएगा इंद्र तृतीय के बाद कौन आएगा? इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं भाई साहब, कृष्ण तृतीय। और कृष्ण तृतीय में याद रखिएगा सबसे पहला प्रश्न, अंतिम महान सम्राट। और अंतिम महान सम्राट किस वंश का? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट का। राष्ट्रकूटों का अंतिम महान सम्राट कौन? तो भाई साहब पता चल गया, राष्ट्रकूटों का अंतिम महान सम्राट का जिसका नाम था कृष्ण तृतीय। क्लियर? और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं बहुत अच्छे से
क्या बता दूं? तो याद रखिएगा इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि का नाम था अकाल वर्ष। अकाल वर्ष। और अकाल वर्ष के बारे में बताना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे कांची और तंजौर विजेता कहा जाता था। कांची तथा तंजौर विजेता किसे कहते थे? तो ये कहते थे कृष्ण तृतीय को। क्लियर है? और अकाल वर्ष इसी की उपाधि थी जो कांची तंजौर विजेता के लिए था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। गजब। नवल किशोर यादव, राघव सर का लाडला, झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, लाडला लाडली आने लगे हैं, क्या बात है। तो उम्मीद करते हैं लाडला लाडली के लाइन लग जाएगी और हम गारंटी दे रहे हैं अगर इस प्रकार बच्चों का प्यार रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में राघव सर से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत बच्चे पूछते हैं सर आप लूसेंट बंद तो नहीं कर दोगे? भाई साहब माई का लाल कोई ये गलत प्रूफ करके दिखाना तो बताना, मैं पक्का बता रहा हूं पूरी लूसेंट का अध्ययन कराऊंगा। बस समय देना, मुझे समय देना, बहुत ही विधिवत तरीके से अध्ययन कराऊंगा। जीएस ऐसी फाड़ूंगा कि जीएस के चिथड़े उड़ेंगे। ठीक है, बस तुमको क्या करना है कि आपको पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने और सपोर्ट करना है ज्यादा से ज्यादा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई साहब लूसेंट तो बहाना है, राघव सर की क्लास में तो जीएस सीखना है, ये याद रखिएगा। ठीक, कृष्ण तृतीय अंतिम महान सम्राट राष्ट्रकूटों का और उपाधि थी, इसकी उपाधि का नाम था अकाल वर्ष और कांची तंजौर विजेता के नाम से जाना जाता था, उसे कहते थे कृष्ण तृतीय, याद रखिएगा। और इसके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था पोला। खा रहे नहीं खा रहे, कोई बात नहीं, पोन्य, पोला ते बनत रहे पोन्य, गांव पोला चलत है। और आदि पुराण के लेखक कौन है? तो आदि पुराण के लेखक हैं जिनसेन, आदि पुराण के लेखक हैं जिनसेन। और जबकि पौन्य की पुस्तक का क्या नाम है? पौन्य कवि थे इनके दरबार में, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है शांति पुराण। शांति पुराण, जो किस भाषा में थी? तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा में। ठीक, तो ये भी उम्मीद करते समझ में आ गया होगा कि जिनसेन किसके दरबार में थे? तो जिनसेन थे एक प्रकार से अमोघ वर्ष के दरबार में, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। और जो पौन्य थे वो थे एक प्रकार से कृष्ण तृतीय के दरबार में, जिन्होंने एक प्रकार से शांति पुराण की रचना की थी। और ये जो पुस्तक थी ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो एक कन्नड़ भाषा में लिखी गई होगी। तो उम्मीद करते इतनी बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिमाग में फीड भी हो गया होगा। चलिए, कितने बजे इस क्लास चलता है? शाम को 7 बजे चलता भैया, याद कर लो। 5 उंगली बराबर और 2 उंगली, 5 2 7, और एएम नहीं पीएम मतलब अपराहन, अपराहन मतलब दोपहर के बाद का समय। क्लियर, दोपहर वाला समय। तो बच्चे को पता चल गया होगा, बिल्कुल। सुप्रिया जी आप हमारी पहली वीडियोस देख रहे हैं, बिल्कुल देखते रहो। जिन बच्चों ने भी पहली वीडियो नहीं देखी ना वो भी जाके देखना, फर्स्ट से लास्ट। आज लेक्चर नंबर 22 है, याद रखिएगा। लेक्चर नंबर आज जो लेक्चर नंबर है वो है शायद 18। ठीक, 18 लेक्चर नंबर है और यूनिट नंबर 22 चल रही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अरे यार तुम लोग इतना प्यार दे रहे हो ना कि दिल ऐसे ही बाग बाग है, कोई बात नहीं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब याद रखिएगा, जो यहां पे हमको कृष्ण तृतीय के बाद जो अगला शासक हमें मिलने वाले हैं उनका नाम है कर्कद्युति। तो इसको हम कर देते हैं ऊपर जरा। देखो, अगले जो शासक मिलने वाले हैं, भाई साहब पंखा बंद कर दीजिए, नहीं बोल जाएगा। अगले शासक का नाम है जिनका नाम है कर्कद्युति। क्या नाम है? कर्कद्युति। और कर्कद्युति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं कि कर्कद्युति को हरा दिया। किसने हरा दिया? बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई यहां पे। इनके बारे में और कुछ नहीं याद करना है, इनको हरा दिया गया। और हराया किसने? तैलपद्युति।
तैलपद्वती। अब भाई साहब जब तैलपद्वती ने हरा दिया किसको, कर्कद्वती को, क्लियर है। तो आपको कल हमने याद करवाया था कि तैलपद्वती राष्ट्रकूट का शासक नहीं था, अंतिम शासक की बात करें राष्ट्रकूट की तो अंतिम सम्राट तो था जिनका नाम था कर्कद्वती, जिसका नाम था अंतिम सम्राट मतलब कर्कद्वती। और अंतिम सम्राट किस वंश का, राष्ट्रकूट का। राष्ट्रकूट का अंतिम सम्राट जिसको कहते थे कर्कद्वती, क्लियर है। और यहीं पे याद रखिएगा इसको हरा दिया किसने, तैलपद्वती ने। और तैलपद्वती के बारे में कल हमने बताया था वो किस वंश का संस्थापक था, तो आपको रटा होगा, दिमाग में पता भी होगा, यह था चालुक्य। और चालुक्य में कौन से चालुक्य थे, तो कल्याणी के चालुक्य। तो भाई साहब जो तैलपद्वती था वो चालुक्य एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम पड़ता है कल्याणी के चालुक्य। और ये संस्थापक है, तैलपद्वती एक प्रकार से फाउंडर है किस, एक नए वंश का जिसका नाम है चालुक्य वंश। कहां का, कल्याणी का, क्लियर है। तो कल्याणी का चालुक्य वंश पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखो प्रिया मिश्रा जी कह रही हैं लूसेंट तो बहाना है, जीके को पढ़ाना राघव सर ने ठाना है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पप्पू जी, मोंटी जी, राहुल, सालू यादव, इतनी बात दिमाग में घुस गई होगी कि भाई साहब कर्कद्वती जो था अंतिम सम्राट था राष्ट्रकूट का, और इसको हरा दिया किसने, तैलपद्वती ने। और जब तैलपद्वती ने हरा दिया तो इसने सोचा भाई साहब एक नया राज्य बनाओ, एक नया वंश बनाओ। उस वंश का नाम इसने रख दिया जिसको कहते थे चालुक्य वंश। और चालुक्य के बारे में बताया था 3 प्रकार के चालुक्य थे, कल बताया था हमने। ना पता हो तो विश्वास ना मानो, पीछे आप जाके देख सकते हो कल की वीडियो का। एक चालुक्य के थे कल्याणी के, एक थे वेंगी के, और एक थे वतापी के। वतापी मतलब बदामी के, पता है आपको, कल बताया था हमने आपको ये चीज, याद रखिएगा। और यही में याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि चालुक्य वंश जो कल्याणी के हैं उनके संस्थापक माना जाता है तैलपद्वती को। और तैलपद्वती के एक बार मैप यहां पे मैं आपको बना के दिखा देता हूं, जबरदस्त अंदाज में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था ये कल्याणी वाला जो चालुक्य वंश है ये पड़ता कहां पर है, किस राज्य में, तो याद रखिएगा कर्नाटका में। हर एक चीज बता रहा हूं, हर एक चीज बताऊंगा, मेरा कर्तव्य है सिर्फ आपको बताना, ठीक है। इतनी की बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई होगी, बिल्कुल। श्रुति जी आपका नाम ले लिया, आगे देखो बेटा। अब यहां पड़ता है कर्नाटका। कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम है कल्याणी। और कल्याणी जो है याद रखिएगा ये भी कर्नाटक में पड़ता है। यहां पर स्थापना होती किस वंश की, उसका नाम है चालुक्य वंश। तो इसीलिए इनको कहा गया कल्याणी के चालुक्य। क्या कहा गया, चालुक्य कहां के, लेकिन कल्याणी के। और यहीं पे कर्नाटक में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बीजापुर, ठीक, बीजापुर। और बीजापुर से पड़ गया चालुक्य वंश। लेकिन ये चालुक्य कहां के कहलाए, ये चालुक्य कहां के कहलाए, ये चालुक्य कहलाए वतापी के। और वतापी पूर्व नाम था, वतापी पूर्व नाम था, प्रेजेंट टाइम में इसको बदामी कहते हैं। क्या कहते हैं, बदामी। और बदामी याद रखिएगा वर्तमान में बदामी के चालुक्य कहते, पहले वतापी कहते थे। और इनके फाउंडर माना जाता है जयसिंह को। किनको माना जाता है, जयसिंह को। तो भाई साहब 2 चालुक्य तुम्हें पता चल गए। ये वतापी वाले चालुक्य जो थे वो कहां पे, बीजापुर कर्नाटक। और ये कल्याणी वाले चालुक्य कहां पे, कर्नाटक में कल्याणी नामक स्थान पे, जो कल्याणी के चालुक्य कहला रहे थे। तो 2 चालुक्य तुम्हें पता चले। तीसरे जो चालुक्य के बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो बताना चाहता हूं, ये सब पड़ता था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के इस हिस्से में यहां पर कहलाते थे चालुक्य वंश, ये भी कहलाते थे। और ये चालुक्य हुआ करते थे, ये हुआ करते थे वेंगी के चालुक्य। और जब ये वेंगी के चालुक्य हुआ करते थे तो ये वेंगी शब्द पड़ता था, वेंगी स्थान पड़ता था आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार 3 प्रकार के चालुक्यों के बारे में
जान गए आप। और इसके जो संस्थापक थे चालुक्य वेंगी आंध्र प्रदेश के, उनका नाम था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन, ठीक। अब भाई साहब परेशान मत होना, तीनों प्रकार के चालुक्य के बारे में बता दिया। और कल का जो सेशन डेडिकेट होना है शाम को 7 बजे, वो डेडिकेट होना है चालुक्यों के बारे में। कल जानेंगे चालुक्य के बारे में, चालुक्य के इतिहास के बारे में। बिल्कुल जबरदस्त, समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया। भाई साहब मदन लाल जी कह रहे हैं लाइक सर जी 500 के पार हो रहे हैं। भाई लाइक की बात नहीं होती, लाइव की बात हुई थी, ठीक, लाइव की वाचिंग की। और कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं कि 500 नहीं आएंगे। अब हमें जिस हिसाब से भरोसा है ना तुम्हारे शेयर पे, तुम्हारे मोबाइल में जो अंगूठे दबते हैं, उंगलियां दबती हैं शेयर की, वो बहुत दूर तक जाएंगी, वो यहां नहीं रहेंगी। अब मैंने बताया सिर्फ अपने मोहल्ले को टारगेट कर लो, सिर्फ अपने मोहल्ले को टारगेट कर लो और अपनी कोचिंग को टारगेट कर लो, पूरे कोचिंग के ग्रुप में फैला दो। भाई साहब कहते हो घर में बैठ के पढ़ लो, फ्री पढ़ लो, जीएस के नोट्स बना लो, ऐसा कंटेंट मिलेगा जहां पे आपको बिना पेड पढ़ने को मिल रहा। तो सभी से बोल दो, अपने कोचिंग सारे संस्थानों में जितने कोचिंग में जाते हो सब जगह फैला के शेयर कर दो, कह दो भाई साहब फ्री पढ़ लो, टाइम है, मौका है, मत गवाओ। राघव सर लॉकडाउन में भी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी क्षमता के साथ तुम्हें बेमिसाल कंटेंट दे रहे हैं। याद कर लो, शाम को 7 बजे जुड़ जा मेरे लाडला, मेरी लाडली। और सबसे बड़ी बात, तुम तो मेरे बचवा हो और बचवा ही रहोगे, क्योंकि भाई साहब बचवा तो दिल को छूते हैं, याद रखिएगा। और जिनका लाइक भैया अभी छूता रह गया हो तो वो अनलाइक पे नहीं दबाएंगे, लेकिन दिल ना कर रहा हो लाइक दबाने का तो अनलाइक दबा सकते हैं, लेकिन अगर दिल कर रहा हो तो लाइक भी दबा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें कि आज की क्लास में राष्ट्रकूट के बारे में मजा आया कि नहीं आया, और ना आया हो तो पैसे वापस नहीं करूंगा, ले लूंगा तुमसे, ठीक। तो बस तुमसे इतना पूछूंगा, ये इधर लगा दो, तुमसे बस इतना पूछूंगा, एक बार मैं शासकों को रटवा दूं। सबसे पहला शासक राष्ट्रकूट में क्या पढ़ा? दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग के बाद क्या पढ़ा? कृष्ण प्रथम। लो रटो, कृष्ण प्रथम। कृष्ण के बाद क्या पढ़ा? ध्रुव पढ़ा। ध्रुव के बाद भाई साहब बहुत, ये मान लो ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस तरह अगर पढ़ोगे ना चिथड़े उड़ा दोगे। ध्रुव के बाद क्या पढ़ा? वो पढ़ा अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष के बाद भाई साहब क्या पढ़ा? तो याद रखिएगा इंद्र तृतीय। और इंद्र तृतीय के बाद क्या पढ़ा? कृष्ण तृतीय, ठीक। कृष्ण तृतीय के बाद हमने क्या पढ़ा? कर्कद्योति। इतने शासक हमने पढ़े जो महत्वपूर्ण थे, बाकी बीच के शासक हमें ध्यान नहीं देने, बाढ़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा परीक्षा यहां पे उड़ जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ बाय बिट्टू कुमार, बहुत बढ़िया। आग लगा दी? बिल्कुल, आग भाई साहब लगेगी, तुम्हारे दिल दिमाग सब जगह। बस ये मान लो तुम्हें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा ना जीएस में, तुम भी याद करोगे हाँ कहां पढ़ रहे थे, कहां पढ़ने लगे। हाँ, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे कमल सिंह, परेशान ना हो। जो लूसेंट में फंसेगा सबको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, सबको उड़ाएंगे, ठीक है। बस तुम पढ़ते रहो। बहुत बढ़िया। चल भाई साहब, विदा लेने का वक्त आ गया। जाने का दिल तो नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता। और साथियों याद रखिएगा, सभी लोग मास्क का जरूर प्रयोग करें। और साथ में मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप पूरा का अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हो तो सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। सैनिटाइजर का बराबर प्रयोग करते रहें, क्योंकि भाई साहब कंटिन्यू हमें कोरोना से बचना है। क्योंकि अगर जिंदगी रहेगी तो हम दोबारा पैसा ऐसा कमा लेंगे, लेकिन अभी सभी लोगों से मैं इतना बताना चाहता हूं कि आप लोग पूरा अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें घर में बैठ के। और बाकी मैं पूरी सुरक्षा के साथ पढ़ा रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको अपडेट दे देंगे। बाकी आप लोगों की इतनी दुआ है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, अब याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नीरज जी कह रहे हैं लूसेंट में भी इतना डिटेल से नहीं दिया गया, आपने तो गजब ढा दिया। बहुत बढ़िया भाई साहब, लूसेंट सब पीछे है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया।
दिव्या जी क्या हुआ बेटा, हमारी कसम क्यों खाने की आवश्यकता पड़ रही तुम्हें? हाँ चलो भाई साहब, एक बार सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं जो हमारा स्टडी पाई ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। उसमें मैं बताना चाहता हूं वहां पे जो बच्चे जीएस में हमसे त्रिशूल बैच में पढ़ना चाहते हैं तो त्रिशूल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है, वो फीस सिर्फ इसलिए क्योंकि बस इतना मान लो कि वहां पे थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेवल क्रिएट किया गया है। वहां पे बस ये है चीजों को और पीसीएस लेवल तक का बनाया गया। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जीएस पढ़े घर बैठे, जीएस के विजार्ड से पूरी जीएस के साथ जीके भी, 1 ईयर वैलिडिटी, स्टडी पाई करे, सरकारी नौकरी की पक्की तैयारी। और मैं बता दूं भी बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, ठीक है। चलो हाँ, एक बार जरा स्टडी पाई आपको डाउनलोड कर लेना, जिसको डाउनलोड करना हो, और जो नंबर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखते हैं उस पर कॉल कर लेना। जरा स्क्रीन से हटाया जाए, बच्चों से एक बात करनी है मैं। बिल्कुल हाँ बच्चे, एक बार कमेंट करके बताना कि देखो मैंने एक छोटा सा प्लान किया है। प्लान ये है मेरा, बहुत बढ़िया है, कि जो लूसेंट हम पढ़ा रहे हैं, ये जैसे प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा तो प्राचीन इतिहास की मैं टेस्ट सीरीज करवाऊंगा। और टेस्ट सीरीज हम एप्लीकेशन पे करवाएंगे। एप्लीकेशन पे इसलिए करवाएंगे क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना, वो सीरियस नहीं होते हैं। तो यहां पे थ्योरी पढ़ा देंगे, वहां पे एप्लीकेशन पे हम पूरा का पूरा आपको क्या कर देंगे, ये मान लो टेस्ट सीरीज पूरी करा देंगे, जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज कराएंगे बिल्कुल धुआंधार तरीके से, प्रीवियस ईयर के आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, हर जगह जहां जो प्रश्न आया सब पूरा छटा हुआ मटेरियल आ जाएगा। आ जाओ, बस तुमको क्या करना, केवल बटोरना है, ठीक, याद रखिएगा। हाँ कमल जी, आप पूछना चाहते हैं साइंस एंड अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, काहे परेशान हो यार। चलो बिल्कुल, संडे को भी क्लास होगी, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया। साथियों मिलते हैं आपको कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मास्क सैनिटाइजर का यूज करते रहिएगा, सामाजिक दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि कोई नेता साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने मित्र, परिवार, समाज को बचाना है, बाकी किसी नेता के चक्कर में ना हो, बहुत भाषणबाजी हो चुकी है, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो से, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।